हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू एडिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th अकाउंट्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और उसमें हमने थ्योरी पोर्शन को कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि पार्टनरशिप आखिर होती क्या है, पार्टनरशिप के आखिर क्या क्या फीचर्स होते हैं, और हमने देखा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। और लास्ट में हमने देखा था पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, जिसमें हमने पढ़े थे कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं दे रखा है पार्टनरशिप डीड में, तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड। सिमिलरली सैलरी और कमीशन भी नहीं दिया जाएगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। एंड अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड दो और प्रोविजंस देखे थे कि अगर नए पार्टनर को हमें फर्म में एडमिट करना है और पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है, तो फिर सभी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। जब तक सब पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं किया जाएगा। और लास्ट था, कुछ डिसीजंस अगर हमें लेने हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे डे टू डे ऑपरेशंस हैं या डे टू डे मैटर्स हैं, तो उसमें हमें किस तरीके से अप्रूवल माने जाएंगे, वो फर्म में कब अप्रूव्ड माने जाएंगे? जब मेजॉरिटी पार्टनर्स उन डिसीजंस में एग्री कर रहे हैं। और अगर कोई स्पेशल मैटर्स हैं तो स्पेशल मैटर्स में क्या था दोस्त? स्पेशल मैटर में मेजॉरिटी रूल अप्लाई नहीं होता है। स्पेशल मैटर में सभी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। ये सभी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। आइए एक बार दोबारा से इन प्रोविजंस को देखते हैं और फिर आज उस पर बेस्ड होकर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये प्रोविजंस आपने देखे थे, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करेंगे, सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रहेगा। बात क्लियर? आइए इन्हीं प्रोविजंस पर बेस्ड होकर, पार्टनरशिप डीड पर बेस्ड होकर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए सर, क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एब्सेंट है, तो क्या प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के एप्लीकेबल होंगे? नंबर ए, सैलरीज टू अ पार्टनर। अब आप जानते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या किसी पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं? या तो डीड में मेंशन करो, और अगर डीड में मेंशन नहीं किया है, डीड साइलेंट है या डीड एब्सेंट है, तो इसका मतलब हम पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते। इसलिए नो सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। आर यू क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब ये भी आप जानते हैं, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ नहीं दे रखा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी, यानी इस केस में भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अब उस पर फर्म को कितना इंटरेस्ट देना होगा? तो जब डीड साइलेंट है तो आप जानते हैं कितना इंटरेस्ट अलाउ होगा? 6% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देगी फर्म? 6% पर एनम। क्लियर? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट डिवीजन के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन है,
तो प्रॉफिट कैसे कैसे कितने किस रेशियो में डिवाइड होगा? प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली। क्लियर? तो अगर दो पार्टनर्स हैं तो 50-50% होगा, 1:1 होगा। अगर तीन पार्टनर हैं तो भी इक्वल होगा, 1:1:1। आर यू क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया है उस पर पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? सो यू नो वेरी वेल, इफ डीड इज साइलेंट, no interest will be charged, no interest will be charged. Are you clear? Next, interest on loan given to partners. फर्म ने, पिछले वाले केस में क्या था, सी वाले पॉइंट में था, पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। अब फर्म अपने पार्टनर्स को लोन दे रही है, और जब फर्म अपने पार्टनर्स को लोन दे रही है तो उस पर वो क्या चार्ज कर सकती है? इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी? या तो डीड में मेंशन करो, और अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। देखिए, सी पॉइंट और एफ पॉइंट में डिफरेंस समझिएगा। देखिए, आइए इसको समझते हैं। देखिए, दो तरीके का लोन है। एक तो लोन टू फर्म, एक है लोन टू फर्म बाय पार्टनर, बाय पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। और दूसरा है लोन टू पार्टनर बाय फर्म, लोन टू पार्टनर बाय फर्म। यहां फर्म ने अपने पार्टनर को लोन दिया है। अगर डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट देना होगा? फर्म यहां पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट देगी। क्लियर? लेकिन अगर फर्म ने अपने पार्टनर्स को लोन दिया है और डीड साइलेंट है रिगार्डिंग इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट हम पार्टनर से लें, तो कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं? नो इंटरेस्ट। आर यू क्लियर? यानी देने की बात आएगी तो 6% का इंटरेस्ट देना होगा अगर डीड साइलेंट है, और पार्टनर से इंटरेस्ट लेने की बात आएगी तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर आपने डीड में मेंशन नहीं किया है। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर्स हैं, महेश, रमेश और सुरेश। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ओके, यानी उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर के एंड में है, दे फेस द फॉलोइंग इशू। एक साल के बाद ही कुछ दिक्कत आने लगी। क्या दिक्कत आई? आइए उनको सॉल्व करते हैं। महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स। महेश कह रहा है कि पार्टनर्स को क्या मिलनी चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। लेकिन रमेश और सुरेश डू नॉट एग्री। अब बताइए दोस्त, क्या प्रोविजन अप्लाई होगा? जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए? जल्दी से सोच के बताइए। नहीं मिलना चाहिए। तो कौन गलत है यहां पर? महेश इज रॉन्ग इन दिस केस। हिज कंटेंशन इज नॉट वैलिड। यहां पर रमेश और सुरेश सही बोल रहे हैं कि हां, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए। महेश इज नॉट करेक्ट। महेश इज नॉट करेक्ट। आर यू क्लियर? यस। बी पॉइंट, रमेश वॉन्ट्स दैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री।
अब की बार रमेश कह रहा है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन महेश और सुरेश एग्री नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स को सैलरी दी जानी चाहिए? नहीं, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सो इस केस में कौन गलत बात बोल रहा है? रमेश इज नॉट करेक्ट। रमेश की बात सही नहीं है, महेश एंड सुरेश आर करेक्ट इन दिस केस। सो नो सैलरी, इस केस में भी नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। आर यू क्लियर? यस। आइए नेक्स्ट पॉइंट। Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. क्या हुआ है? सुरेश ने फर्म से लोन लिया होगा। फर्म ने, या ऐसा बोल सकते हैं, फर्म ने अपने पार्टनर सुरेश को लोन दिया। अब जो फर्म है या फर्म के जो रिमेनिंग पार्टनर हैं महेश और रमेश कह रहे हैं कि भैया सुरेश तुम हमें इंटरेस्ट दो, तुम फर्म को इंटरेस्ट दो, लेकिन सुरेश मना कर रहा है। कौन सा केस है ये? क्या फर्म ने लोन लिया है या फर्म ने लोन दिया है? फर्म ने लोन दिया है, उस पर इंटरेस्ट लेना है। तो क्या फर्म इंटरेस्ट ले सकती है? अगर डीड साइलेंट है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। सो इस केस में कौन ठीक बात बोल रहा है? सुरेश सही है। सुरेश को कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड बाय द सुरेश। क्लियर? नो इंटरेस्ट ऑन लोन। यस सर। लास्ट पॉइंट, Mahesh and Ramesh having contributed more capital desires that the profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. भैया महेश और रमेश ने फर्म में ज्यादा पैसा लगाया। अब क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है तो वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, सुरेश से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन सुरेश भैया अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कैसे, हम तो नहीं देंगे आपको ज्यादा। तो बताइए कौन सही है, महेश और रमेश या सुरेश? आप जानते हैं अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है या डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होने वाला है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भले ही आपने कैपिटल ज्यादा लगाई हो या बिल्कुल ना लगाई हो, प्रॉफिट कितना मिलेगा? सभी को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। अरे बोल दो भाई, समझ आया या नहीं आया? तो इसमें कौन ठीक बोल रहा है? हाँ, सुरेश भैया एकदम सही हैं और महेश और रमेश यहां पर गलत बात बोल रहे हैं। क्लियर? स्टेट हाउ विल दीज डिस्प्यूट्स बी सेटल्ड। अरे आपने ये डिस्प्यूट सेटल कर दिए उनके बीच। आर यू क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQR। PQR पार्टनर्स हैं, उनके बीच में क्या कुछ डिफरेंसेस आए। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। बताइए कौन सही बात बोल रहा है। नंबर 1, P used ₹50,000 belonging to the firm and earned a profit of ₹5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. देखिए पहले इस बात को समझते हैं। 1 सेकेंड। देखिए सर, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करता है, फर्म की प्रॉपर्टी यानी फर्म के रिसोर्सेस, फर्म का पैसा यूज करता है और पर्सनली उसको यूज करता है और पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न करता है। देखिए यानी प्रॉपर्टी किसकी है? फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करता है या फर्म के रिसोर्सेस को यूज, प्रॉपर्टी का मतलब है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कैश भी हो सकता है या कोई और गुड्स भी हो सकता है। फर्म के रिसोर्सेस को, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज किया, ठीक है,
यूज फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल पर्पस, है ना, फॉर पर्सनल पर्पस। 1 सेकेंड, फॉर पर्सनल पर्पस। और उस प्रॉपर्टी को यूज करके उसे क्या होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं या कुछ प्रॉफिट होता है, सिंपली बोले तो प्रॉफिट होता है। तो जो ये प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट में किसका हक बनता है, क्योंकि ये फर्म की प्रॉपर्टी है। फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज करोगे और उससे कुछ प्रॉफिट्स कमाओगे तो उस प्रॉफिट पर आपका हक नहीं है। आपको क्या उस प्रॉफिट्स को किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, यानी फर्म को लौटाना पड़ेगा। समझ में आया? यानी अगर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज किया और प्रॉफिट्स कमाए तो वो प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग जो पैसा आपने लिया है वो सभी आप फर्म को रिटर्न करेंगे। फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, और अगर आपने किया है तो वो सारा पैसा आपको फर्म को लौटाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज किया और उससे आपको लॉस हो गया, अगर आपको उससे क्या हो गया, लॉस हो गया, और आप चाहते हो कि भाई ये लॉस तो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके हुआ है, ये मैं थोड़ा ना बियर करूंगा, इसे तो फर्म को बियर करना चाहिए, तो यहां पर दोस्त वक्त हालात सब बदल जाएंगे और ये आपको क्या, ये फर्म बियर नहीं करेगी, फर्म इसे बियर नहीं करेगी, फर्म केवल प्रॉफिट्स लेगी, लॉस बियर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनली यूज करके उससे बेनिफिट कमाया, उस पर फर्म अपना हक बताती है। लेकिन अगर उससे आपने लॉस हुआ तो उस पर फर्म आपसे उसे बियर नहीं करेगी और आपको वो सारा लॉस बियर करना पड़ेगा और आपको वो सारा पैसा लौटाना पड़ेगा जो आपने फर्म से लिया था। ये बात समझ में आई? तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा था साहब, पी है एक पार्टनर जिसने फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म के रुपए को इस्तेमाल किया। कितने रुपए इस्तेमाल किए उसने? 50,000 रुपीज यूज किए और अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। और कितना प्रॉफिट अर्न किया उससे? 5,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। क्यू और आर अब कह रहे हैं कि वही सारा पैसा फर्म को लौटाओ। बताइए क्या इसे लौटाना पड़ेगा? बिल्कुल लौटाना पड़ेगा। फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो और उससे फायदा भी कमाते हो तो पूरा का पूरा पैसा लौटाओ, यानी 50,000 तो देना ही है, प्लस 5,000 का जो प्रॉफिट कमाया है वो मिलाकर पूरे 55,000 फर्म को वापस करो। पी को वो पैसा 55,000 रिटर्न करना पड़ेगा, यानी पी का उस पर कोई हक नहीं है। आर यू क्लियर विद दिस? यस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्यू यूज्ड ₹10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। क्यू ने फर्म के 10,000 रुपए इस्तेमाल किए, गलत बात, एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000 और 1,000 रुपीज का लॉस इनकर किया। अब क्यू भैया चाहते हैं कि ये जो लॉस हुआ है इसे कौन बियर करे? फर्म बियर करे। वाह भाई वाह, खुद फर्म का पैसा चोरी चुपके इस्तेमाल कर लिया, उससे लॉस हुआ और अब कह रहे हो कि वो लॉस फर्म बियर करेगी? नहीं, वो लॉस किसको बियर करना पड़ेगा? क्यू को बियर करना पड़ेगा। पूरा का पूरा लॉस क्यू बियर करेगा और साथ के साथ उसने फर्म से जितने रुपए लिए थे वो सारे रुपए उसे फर्म को लौटाने पड़ेंगे। यानी वो कितने रुपए लौटाएगा? ₹10,000 जो उसने फर्म से लिए हैं वो पूरे रुपए लौटाएगा, और ये 1,000 रुपीज का जो लॉस है ये लॉस कौन बियर करेगा? क्यू बियर करेगा। क्लियर? यस। आइए नेक्स्ट। सी पॉइंट, P and Q want to purchase goods from Star Limited। P और Q स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करना चाहते हैं। R does not agree। अब 3 पार्टनर्स हैं PQR, वो गुड्स परचेज करना है। PQ कहां से गुड्स खरीदना चाह रहे हैं? स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन एक पार्टनर
आर उसमें मना कर रहा है, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, यूनानिमस अप्रूवल नहीं है, यूनानिमस कंसेंट नहीं है, सभी लोग एग्री नहीं कर रहे, डिस्प्यूट है। तो अब बताइए किसकी बात मानी जाएगी, पी और क्यू की बात मानी जाएगी या आर की बात मानी जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखना होगा कि ये जो गुड्स परचेज का केस है ये एक डे टू डे मैटर है या फिर ये एक स्पेशल मैटर है। अब बताइए सर, गुड्स का परचेज रेगुलर बेसिस पे होता है, कोई भी फर्म है, कोई भी बिजनेस है, वो गुड्स परचेज रेगुलर बेसिस पे करेगा, ठीक है, वो उसका बिजनेस है। तो ये क्या एक डे टू डे ऑपरेशन है? यस, ये एक डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन है। तो डे टू डे मैटर से रिलेटेड ऑपरेशंस में अगर डिस्प्यूट हो तो वो कैसे सॉल्व होते हैं? वो होते हैं, याद हो अगर आपको, मेजॉरिटी बताया था, मेजॉरिटी पार्टनर्स की ओपिनियन देखी जाएगी कि किस पक्ष में है, किस साइड है वो। तो यहां पर 3 में से 2 पार्टनर्स क्या हैं, गुड्स खरीदना चाहते हैं स्टार लिमिटेड से। भले ही एक पार्टनर डिसएग्री कर रहा है तो यहां पर किसकी चलेगी, मेजॉरिटी, यहां मेजॉरिटी की चलेगी और पी एंड क्यू गुड्स परचेज कर सकते हैं स्टार लिमिटेड से। आर यू क्लियर विद दिस? Yes. Next point. Q and R want to admit W as a partner. Q और R W को पार्टनर की तरह एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन P does not agree. P एग्री नहीं कर रहा। अब ये भी एक ऐसा ही केस है कि यहां पर एक पार्टनर का एडमिशन करवाना है, नया पार्टनर फर्म में लेना है। अब 3 में से 2 पार्टनर्स तो एग्री कर रहे हैं, क्यू और आर चाहते हैं कि नया पार्टनर आ जाए, बट पी मना कर रहा है। तो दोस्त, एडमिशन के केस में अगर आपकी डीड साइलेंट है तो फिर कौन सा रूल, मेजॉरिटी रूल नहीं चलता कि 3 में से 2 एग्री हो गए और एडमिट कर लिया। नहीं, यहां पर जो रूल चलेगा वो है ऑल पार्टनर्स शुड एग्री, यानी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। W will not be admitted in the partnership firm unless all the partners are agreed। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी यहां पर यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, यहां मेजॉरिटी पार्टनर्स की अप्रूवल से काम नहीं चलेगा। क्लियर? ये एक स्पेशल मैटर है भाई। एंड लास्ट, आर हैड गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म। आर ने फर्म को कितना लोन दिया है? 2 लाख रुपीस का लोन दिया है, आर ने फर्म को लोन दिया है। एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। और वो कितना इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है? वो कह रहा है भैया हमको 10% इंटरेस्ट दे दो। पी एंड क्यू डू नॉट वॉन्ट टू पे द इंटरेस्ट। पी और क्यू मना कर रहे हैं, नहीं भाई इतनी थोड़ा ना मिलती है। तो बताइए क्या आर को 10% इंटरेस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या पी और क्यू ठीक है? सर आप जानते हैं अगर डीड में कुछ नहीं लिखा आपने या डीड नहीं है तो मैक्सिमम फर्म कितना इंटरेस्ट देगी? फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करना होगा? 6% पर एनम। 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना होगा, यानी पार्टनर ज्यादा इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा उसे। तो यहां पर P और Q सही बोल रहे हैं, हाँ फर्म इतना इंटरेस्ट नहीं देगी, ठीक है, देना तो पड़ेगा लेकिन कितना देना पड़ेगा? 6%, ठीक है। R की कंटेंशन इज नॉट करेक्ट। क्लियर गाइज? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे पार्टनरशिप डीड पे बेस्ड होकर कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। क्लियर? यस। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, कि अगर पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है तो फर्म को उस पर क्या देना पड़ेगा? फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी अभी हमने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट फर्म अपने पार्टनर को देगी।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं और किस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको समझेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आइए जरा देखते हैं। तो आपने 1 सेकेंड, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपने 11th क्लास में प्रिपेयर किया था और उसके बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद आया होगा। और इन दोनों के बाद आप प्रिपेयर करते थे बिजनेस की बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप बिजनेस की ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। अगर आपको याद हो तो यहां ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड्स होते थे। एक तो इसका डेबिट साइड होता था और एक इसकी क्रेडिट साइड होती थी। क्रेडिट साइड में जितने भी प्रॉफिट्स या जितनी भी इनकम होती थी वो आप रिकॉर्ड करते थे, और डेबिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते थे? आप डेबिट साइड में एक्सपेंसेस या लॉसेस को रिकॉर्ड किया करते थे। और यही इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस बताया करता था। इसी के डिफरेंस को आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोला करते थे। और यही नेट प्रॉफिट आप बाद में कहां कैरी करते थे? क्योंकि ये बिजनेस के ओनर का प्रॉफिट होता था, तो ये कहां चले जाता था? इसे आप ऐड किया करते थे कैपिटल में। याद आ रहा होगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। आप यहां पे जो भी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जो भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया करते थे, उन एक्सपेंसेस को बोला जाता है चार्ज सॉरी फॉर माय राइटिंग, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उनको क्या बोलते हो आप? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यानी वो प्रॉफिट के अगेंस्ट, प्रॉफिट या इनकम के अगेंस्ट हम चार्ज करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक पहचान होती है कि वो आपको देने ही देने पड़ेंगे, वो आपको रिकॉर्ड या इनकर करने ही पड़ेंगे, भले ही आपकी इनकम हो या इनकम ना हो। जैसे कोई भी एक्सपेंस है, जैसे एम्प्लॉइज की सैलरी है, अगर आपकी इनकम कम है, आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तो क्या आप एम्प्लॉइज को सैलरी देने से मना कर देंगे? नहीं। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने से मना कर देंगे? नहीं। ये चीजें आपको पे करनी ही पड़ेंगी, वेदर इट इज सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की पहचान क्या होती है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की पहचान होती है कि इनको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, ये हमें देने ही पड़ेंगे, भले ही हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो या ना हो। ठीक है, ये कहानी आपने 11th क्लास में अच्छे से देखी भी होगी। अब क्योंकि यहां पर 11th क्लास में जो आप पढ़ते थे वहां पर एक ही ओनर होता था, तो जो भी प्रॉफिट निकल के आता था आप उसे सीधे कहां पर? कैपिटल में ऐड करते थे। अब आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में होते हैं मोर देन 1 ओनर। एक से ज्यादा ओनर होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और अप टू 50 ओनर्स हो सकते हैं। तो जो प्रॉफिट आएगा उसे हम डायरेक्टली कैपिटल में ना ले जाकर हम पहले उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मार्क माय वर्ड्स, जो यहां से नेट प्रॉफिट निकलेगा, जो यहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे, उस प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ले जाने से पहले उसे पार्टनर्स की कैपिटल में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हो, यानी प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट के बीच में अब एक नया अकाउंट बनेगा। उस अकाउंट का नाम होगा
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले। यानी इसमें आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलकर आया उसे आप पार्टनर्स में डिफरेंट तरीके से एप्रोप्रिएट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर? क्या क्या तरीके होते हैं, हालांकि हम इसको आगे बनाना सीखेंगे, लेकिन अगर आप पूछें क्या क्या तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम पार्टनर्स को जो सैलरी देंगे या पार्टनर्स को जो कमीशन देंगे या पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक, ये सभी चीजें क्या मानी जाती है, या फिर पार्टनर को जो फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सभी आप कहां किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? तो एप्रोप्रिएशन आपने दो वर्ड देखे, 1 सेकेंड, आपने दो वर्ड देखे। एक आपने देखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक आपने देखा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है कि ये फर्म का एक्सपेंस है, इसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? हम इसे P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे और ये हमें देना ही देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट्स है या नहीं है। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या है? वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड नंबर 2, उसे हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और नंबर 3, हम एप्रोप्रिएट उतना ही कर पाएंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट्स होगा। यानी अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 10,000 रुपए हैं, तो मैं पार्टनर्स में चाहे उन्हें सैलरी कहो या इंटरेस्ट दो या प्रॉफिट बांट दो, भाई मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 10,000 है तो 10,000 ही दे सकते हो। अब आप बांट किसी भी तरीके से दो, चाहे उसे सैलरी का नाम देके बांट दो या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम देके बांट दो या फिर आप उसे नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग करके बांट दो। ये सभी क्या है? एप्रोप्रिएशन के तरीके हैं। ठीक है? तो दो चीजें आपने देखी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? आपको यह कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, इसकी हमें आगे अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको पहले ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस को समझाया है। अब आइए जरा बैक टू अवर कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, क्या प्रोविजन है इसके? अगर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म एट एन एग्रीड रेट, कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उस पर क्या देगी? एग्रीड रेट से इंटरेस्ट देगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है फर्म के लिए? चार्ज। और चार्ज जब सुनाई दे इसका मतलब क्या है? फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को आप कहां रिकॉर्ड करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। याद आया दोस्त? अभी अभी बताया आपको कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म को देने ही पड़ेंगे, भले ही फर्म प्रॉफिट में है या नहीं है। इट इज प्रोवाइडेड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस, ये फर्म को देने ही है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो हम बहुत पहले और कई बार अभी देख चुके हैं। अब आइए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। अरे भाई, अभी देखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है? ये फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है।
एंड ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट, सभी एक्सपेंस लॉसेस को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। 11th में पढ़ा है ना। तो ये भी एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। सो फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट, एक्सपेंसेस है डेबिट होगा। और अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं करी है, यानी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो फिर उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हम या तो पार्टनर के लोन में ही क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट, या हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में भी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बट मोस्टली पार्टनर्स लोन अकाउंट में उसे क्रेडिट करेंगे। यानी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर। और अगर आपने पे कर दी है, मान लीजिए इंटरेस्ट पे कर दी गई है, तो फिर पार्टनर्स लोन की जगह यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। आर यू क्लियर। और इंटरेस्ट फर्म का एक्सपेंस है और सभी एक्सपेंसेस को ईयर एंड पर कहां ट्रांसफर किया जाता है, आप जानते हैं सभी एक्सपेंसेस ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इंटरेस्ट को भी हम कहां ट्रांसफर कर देंगे ईयर एंड पर, पी एंड एल अकाउंट में। सो ट्रांसफरिंग एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस को डेबिट में पहुंचाना है पी एंड एल के, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, जो पहले डेबिट किया था अब उसको रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आर यू क्लियर। यस। आइए देखते हैं, इस पर बेस्ड होकर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3। X और Y पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली, और उनकी कैपिटल है 2 लाख एंड 3 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर को X और Y ने अपनी फर्म को लोन दिया। कितना लोन दिया, X ने लोन दिया 80,000 एंड Y ने लोन दिया 40,000 रेस्पेक्टिवली। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है इन अलग अलग केसेस में हर एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बात समझ में आई। आइए, पहला केस 1, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। इंटरेस्ट देने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना आ रहा है, 21,000। ठीक है, यानी प्रॉफिट 21 है, बट इसमें से अभी इंटरेस्ट एडजस्ट नहीं हुई है। और इंटरेस्ट आप जानते हो क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी फर्म को इसे देना ही देना पड़ेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू, हम कैलकुलेट करेंगे एक्स को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। एक्स ने 80,000 का लोन दिया है और रेट आपको कुछ भी मेंशन करा हुआ है क्वेश्चन में, आई थिंक एक बार देखते हैं। तो आपको यहां पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 80,000 का लोन लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आइए, 80,000 पर 6% का इंटरेस्ट, और लोन कब दिया है, लोन दिया है 1 अक्टूबर 2023। सो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 6 मंथ्स। सो हम कितना इंटरेस्ट देंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे कम्स टू रुपीज 2400। ये कितना आता है, 2400। ठीक है,
सिमिलरली हम y का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। y ने कितना लोन दिया है? 40,000 का लोन दिया है। इंटरेस्ट रेट वही होगा 6% पर एनम, और क्योंकि 6 मंथ्स के लिए लोन दिया है तो 6/12 एंड इट कम्स टू ₹1200। तो फर्म को टोटल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3600 का टोटल इंटरेस्ट देना है। अब केस वन क्या कह रहा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है फर्म का? 21,000। तो हमें इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए, प्रॉफिट, या सारे केसेस में एक साथ धीरे धीरे लूंगा, तो प्रॉफिट या लॉस बिफोर इंटरेस्ट से पहले प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है? केस वन में हमारा प्रॉफिट आ रहा है 21,000। इसमें से हमें क्या देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो कितना आ रहा था? 3600। तो इसे अगर हम लेस करेंगे 21,000 में से, सो इट कम्स टू 17,400। तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितना आया? 17,400, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है कितना? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। तो हम जो प्रॉफिट 17,400 है उसे 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक्स का प्रॉफिट कितना होगा? 17,400 को किस रेशो में? 2/3, 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2/5 कम्स टू रुपीज, ये आएगा 6960। सिमिलरली y का 17,400 इंटू 3/5, एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 10,440। तो केस वन में कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 6960 एंड 10,490। केस टू क्या कहता है, आइए देखते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 3,000, कि अब की बार प्रॉफिट कितना है? ओनली 3,000 का प्रॉफिट है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। केस टू में हमारा प्रॉफिट कितना है? ओनली 3,000, जबकि हमें इंटरेस्ट कितनी देनी है? 3,600। तो हमारा 3,000 का तो प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ज्यादा देनी है, तो इस केस में क्या निकल के आएगा? 600 का हमारा लॉस निकल के आएगा। और दोनों पार्टनर्स इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 600 को अगर हम 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना आएगा? एक्स का लॉस आएगा ₹240 और y का लॉस आएगा ₹360। आर यू क्लियर? यस। केस 3 देखते हैं। केस 3 में प्रॉफिट कितना है? 5,000, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास। तो केस 3 की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट है 5,000 रुपीज और हमारे को इंटरेस्ट देना है 3,600। तो अगर हम इसको इंटरेस्ट देंगे तो ये प्रॉफिट आएगा 1,400। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्स का प्रॉफिट कितना आएगा? ये आएगा आपका ₹560 और इसका आएगा ₹840। एंड लास्ट केस 4। केस 4 में आइए देखते हैं क्या बोल रहा है।
यहां कह रहा है कि इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1400, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले ही फर्म को कितना लॉस हो रहा है, 1400 का लॉस हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब की बार प्रॉफिट नहीं लॉस है हमारा, और लॉस कितना है, वो है 1400 का लॉस। ठीक है, 1400 का लॉस है और हमें कितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस करना है, 3600। 1400 का पहले से लॉस था, 3600 का एक और एक्सपेंडिचर आ गया, और टोटल लॉस बढ़ के हमारा कितना हो गया, ₹5000। क्लियर? अब ये 5000 एक्स और वाई में 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन एक्स का लॉस कितना होगा, 2000, और वाई का लॉस कितना होगा, ₹3000। समझ आया दोस्त? अच्छे से समझ आया? आपने क्या देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसे P&L का आइटम मान के हम रिकॉर्ड करते हैं, और वो फर्म को पे करना ही होता है, भले ही फर्म के पास प्रॉफिट्स हो या प्रॉफिट्स ना हो। क्लियर? ओके।